स्टॉक मार्केट लिंक्ड स्टॉक्स में हर किसी का इंटरेस्ट है और जब मैं स्टॉक मार्केट लिंक्ड स्टॉक्स की बात करता हूं तो इनमें आते हैं बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल, कैम्स, केफिन। ये सारे स्टॉक्स जिनका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से लिंक है। तो ये स्टॉक्स में क्या किया जाए, इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए इसको शेयर जरूर करना और वीडियो पे एक लाइक बटन भी जरूर दबा दें क्योंकि वो मेरी ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब सीधा आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। सबसे पहले हम आते हैं बीएसई के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फेवरेट स्टॉक है। देखो, बीएसई का जो डायरेक्ट लिंक है वो ये है मार्केट ट्रांजैक्शन से। जितनी ज्यादा मार्केट ट्रांजैक्शन होगी उतना ज्यादा बीएसई का फायदा है। अभी तक तो बीएसई की बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई क्योंकि पहले वीकली एक्सपायरी आ गई सेंसेक्स की आज से 6-8 महीने पहले, जो जिसमें सिर्फ एनएसई का पहले दबदबा होता था जैसे निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके बाद सेंसेक्स आया और बीएसई की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई क्योंकि सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा, आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी लोगों ने सेंसेक्स में ही खाया उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से। तो अब बीएसई के स्टॉक में किया क्या जाए, देखो बीएसई के लिए बताने से पहले मैं आपको ना एंजल वन का एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा क्योंकि ये आपस में लिंक्ड ही है सारे के सारे स्टॉक्स। एंजल वन के स्टॉक्स का हर महीने मंथली डाटा आता है और मंथली डाटा जो फेब का आया, मार्च का आया, हर कोई मंथली डाटा में ये चीज आई कि जो क्लाइंट एक्विजिशन है वो कम हो रही हैं और जो ट्रांजैक्शन है वो भी कम हो रही है। जो रिटेल की ऑन एन एवरेज ट्रांजैक्शन है वो जब मैं ब्रोकरेज की बात करता हूँ तो रिटेल की जो ऑन एन एवरेज ट्रांजैक्शन है अपने पीक से 70% कम हो चुकी है। अगर एंजल वन की ट्रांजैक्शन 70% कम हो चुकी है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएसई पे आएगा। ये भी बात छोड़ देते हैं, हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके निखिल कामत की वीडियो सर्च करो कि उनकी लेटेस्ट जो डिस्कशन हुई है वो क्या हुई है। अगर आप निखिल कामत की बात सुनोगे जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा रेवेन्यू था वो जो पीक पे था, पीक पे जाने के लिए अब दोबारा बहुत ज्यादा साल लगेंगे। यदि जाता हुआ अपने पीक पे उनको अपना रेवेन्यू नहीं दिखता। तो अगर काइट का, एंजल वन का, इनका कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बीएसई पे है। और जो इन बीएसई हो गया या एंजल वन, मोतीलाल हो गए, इनके लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था वो ये आया था कि जब एनएसई ने लॉट साइजेस रिवाइज किए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबके, और जो एक्सपायरी है जो कि वीकली होती थी वो शिफ्ट कर दी। अगर एक्सपायरी वीकली शिफ्ट हो गई इसका मतलब जो डेली एक किस्म का मेला ही बन गया हुआ था, अगर मैं बोलूँ तो, कि जो सर्कस चल रही थी वो बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मार्केट इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो गई है कि लोगों की ट्रांजैक्शन, मैं अगर आप खुद से अपने आप से सवाल करो, जो ट्रांजैक्शन आप आज से 6 महीने पहले कर रहे थे अब आप कितनी कर रहे हो, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। मेरे को कुछ बोलने की भी नहीं जरूरत। अगर आपकी खुद की ट्रांजैक्शन कम हो गई है तो इसका मतलब एंजल वन पे इम्पैक्ट आया, बीएसई पे इम्पैक्ट आया, मोतीलाल पे आया, काइट पे आया, ग्रो पे आया। ग्रो काइट तो चलो लिस्टेड नहीं है लेकिन इन सब स्टॉक्स पे आया। अब अगर मैं बात करूं सीडीएसएल की, अभी मैंने जैसे बोला था कि एंजल वन की जो क्लाइंट एक्विजिशन हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। अभी अभी जो मार्च की फिगर आई है 40% क्लाइंट एक्विजिशन ईयर ऑन ईयर कम हो गई है। सीडीएसएल का मेन बिजनेस कहाँ से आता है, सीडीएसएल का मेन बिजनेस आता है कितने डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। अगर डीमैट्स अकाउंट की स्पीड कम हो गई है, जो पहले खुल रहे थे अब नहीं खुल रहे, और सीडीएसएल का एक छोटा 15% ट्रांजेक्शन से भी आता है, तो अगर ये कम हो गई तो ऑटोमेटिकली सीडीएसएल को भी नुकसान है। अब अगर मैं बात करूं कैम्स और केफिन की, ये म्यूचुअल फंड से लिंक्ड है। पहले कैम्स की बात करता हूँ या केफिन, चलो एक साथ ही बात कर लेते हैं। ज्यादा बिजनेस मॉडल में फर्क नहीं, थोड़ा सा ही फर्क है, वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगा। कैम्स का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो चलता है एयूएम के ऊपर। एयूएम क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितना ज्यादा एयूएम आप जो सिप करते हो या लमसम म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, जितना ज्यादा वो इंक्रीज करेगा कैम्स का उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन जो एयूएम है ये भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और रिटेल की एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई थी। जो एसआईपी फिगर बिल्कुल ही छोटी सी होती थी, अचानक ही 4 से 5 साल में वो 4 से 5 गुना हो गई। इतनी ज्यादा एसआईपी आने लगी, लोगों ने लमसम भी डाला। लेकिन अगेन अगर आप ये फेब का आंकड़ा देखोगे तो अचानक ही बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। जो एसआईपी का जो टोटल म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो का आंकड़ा ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ पे पहुंच गया था, वो गिर के अराउंड 25-30,000 की रेंज में आ गया। इतना ज्यादा फर्क पड़ गया थोड़ी सी मार्केट करेक्शन की वजह से। अगर ये मार्केट करेक्शन प्रोलॉन्ग होती है, और देखो इंडियंस की बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट की टर्म्स में फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूं तो काफी ज्यादा कम है।
हम ये सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर जाती जाए तो आपको म्यूचुअल फंड में फायदा होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो। मैं मान के चलता हूँ अगर आप म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हो, आपका 10 साल 15 साल 20 साल का विजन है, तो अगर आपका इतना बड़ा विजन है, मार्केट जितनी ज्यादा नीचे रहे आपको उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके यूनिट्स बढ़ते जा रही हैं। अगर आपने 100 रुपए की चीज के 10,000 रुपया लगाना है तो आपको उसके 100 शेयर मिलेंगे, लेकिन अगर वही चीज अगर आप 80 रुपीज पे लोगे तो आपको 120-25 शेयर मिलेंगे। मेरे को एग्जैक्टली टोटल पता है, 120-25 के राउंड आएगा। तो जितना ज्यादा आपको नीचे मिले उतना ज्यादा फायदा है, जितनी लंबी देर तक नीचे रहे उतना ज्यादा फायदा है। हाँ, इसमें एक कैवियट जरूर है, अगर किसी का विजन है कि नहीं मेरे को 2-3 साल का ही विजन है तो फिर आपको नुकसान होएगा इसका, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो जितनी ज्यादा देर नीचे रहे उतना ज्यादा फायदा है। तो कैंप्स का क्योंकि एयूएम कम हो गया है, अब लोग अपनी एसआईपीज तोड़ रहे हैं, लमसम जितना डाल रहे थे वो नहीं डाल रहे, तो कैंप्स को इस चीज का नुकसान है। और अब बात आती है केफिन की। केफिन का ये सारा स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया एग्जैक्टली सेम है कैंप्स की तरीके से, लेकिन जो आईपीओ आती हैं केफिन उसमें भी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एज ए रजिस्ट्रार वर्क करता है। तो आप अगेन पिछले 2 महीने से कितने आईपीओ आए हैं, मेरे को तो याद ही नहीं आता पिछले 2 महीने में कोई आईपीओ भी आया है। जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट वीक हुआ है आईपीओ आने भी बंद हो गए हैं, तो केफिन की वहां से भी इनकम के ऊपर बहुत डेंट पड़ा है। तो ये बेसिकली क्या है कि स्टॉक मार्केट लिंक स्टॉक्स जो कि सारे के सारे हैं अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आने वाले 2-3 साल ये मेरे को नहीं लगता परफॉर्म करेंगे। आज से अराउंड 2-3 महीने पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इन सारे स्टॉक्स के ऊपर एक रील भी डाली थी, तब एंजल वन अराउंड 3000 पे था, CDSL 1800 पे था, BSE 6000 पे था। तो इस सारे स्टॉक्स का मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आप इनमें से निकल जाओ। मोतीलाल का भी जिक्र किया था, मोतीलाल के तो चलो अलग फैक्टर्स बन गए कल्याण ज्वेलर्स की वजह से, लेकिन काइंड ऑफ अगर वो खबर ना भी आती फिर भी मोतीलाल ओसवाल गिरता। तो ये सारे स्टॉक्स अभी मेरे लिए अवॉइड है। मेरे को लगता है यहाँ से भी ये 20 से 25% गिर सकते हैं और 1.5-2 साल ये परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन यही स्टॉक्स जब 20-25% गिरे, 6-8 महीने 1 साल निकल जाए, तब आपको इनको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट करना भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी। अल्टीमेटली जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट आपको बैंक से तो ज्यादा हमेशा ही प्रॉफिट देगी। मतलब अगर बैंक आपको एफडी 7-8% देती है तो स्टॉक मार्केट आपको 13-14-15% तो देगी, जो कि काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है अगर हम बैंक से कंपेयर करें। तो जब टाइम, लेकिन टाइम निकलने दो, 6-8 महीने 1 साल निकलने दो, 20-25-30% की जब करेक्शन आती है तब आप इनको लॉन्ग टर्म के होराइजन से लेना शुरू करो। लेकिन अभी अगर आपके पास है, मेरी सलाह होगी कि इनमें से निकलो, और खास करके बीएसई क्यों अप है मेरे को नहीं पता, शायद एनएसई का आईपीओ आना है इस करके अप है, लेकिन जब एनएसई का आईपीओ आएगा तो सेल ऑन न्यूज हो जाएगा, बहुत बुरी तरह गिरेगा। तो मेरे पर्सनल व्यू में इन सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना और मेरे पेज को शेयर भी जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें।